हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं संदीप सर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज प्यारे स्टूडेंट्स हम जो डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है थर्ड चैप्टर होता है क्लास 9 सीबीएसई का, ठीक है। इसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे कि भाई जैसे मान लीजिए कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे एक दूसरे से बंधे होते हैं, अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर क्यों पाया जाता है, हाई टाइड लो टाइड्स क्यों आते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ग्रेविटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। तो इसमें मेन जो है सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे बेटा, ग्रेविटेशन में न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है प्यारे बच्चों। ये बहुत बेसिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें तो इसको हमें अगर मान लीजिए कंसीडर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना होगा कि न्यूटन का जो यूनिवर्सल लॉ था, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि न्यूटन साहब ने देखा कि ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के एक फोर्स से एक दूसरे को खींचते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन ने बताया अगर मान लीजिए कि दो बॉडी हैं, ठीक है, दो सेलेस्टियल बॉडी हैं या दो पार्टिकल हैं और जिनके मास है m1 m2, एक का मास है m1 और दूसरे वाले का मास है m2, इनको मिलाने वाले सेंटर, बॉडी के सेंटर, मान लो एक बॉडी का सेंटर C1 है दूसरे का C2। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो मास है m1 m2 और मान लीजिए कि इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपने r ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडी, दैट इज r, ठीक। क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दैट इज अट्रैक्टिव ऑफ नेचर। तो मान लीजिए इनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है दैट इज कैपिटल F। दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स अट्रैक्शन होता है, ये इसको सेंट्रल फोर्स भी कहा जाता है। तो न्यूटन ने सबसे सिंपल से एक बात कही कि ब्रह्मांड में स्थित द बॉडीज विच आर लाई इन द यूनिवर्स, the force acting between them is directly proportional to the product of their masses। according to न्यूटन कि जो फोर्स लग रहा है वैल्यू ऑफ एफ, ये क्या होगा, दोनों बॉडी के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। इसको हम प्यारे बच्चों मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए दोनों बॉडी को जो सेंटर के लाइन जो एक्ट कर रही है, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स होता है, ये हमेशा क्या करेगा, दोनों बॉडी की जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स होते हैं उसके अलॉन्ग एक्ट करता है। तो बताया कि जो फोर्स होता है उन दोनों बॉडी के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो नाउ दिस विल बी द इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। तो ये हमने 1 2 मान लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन कर लेंगे। यहां लिखेंगे नाउ कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए बेटा, देन वी गेट 1 और 2 को जब कंबाइन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि अगर सपोज करिए न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखा, ये लिखा, ये दो बॉडी है जिनके मास m1 m2 1 है, दोनों के और डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लिया जाता है, ये हमेशा याद रखिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल डिस्टेंस इज ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम सेंटर। m1 m2 मास है, डिस्टेंस r है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको आपने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं, ठीक है। प्यारे स्टूडेंट्स यहां तक आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा, पेन पेपर कॉपी लेके जरूर बैठा करिए जिससे आप टॉपिक वाइज तैयार करते रहिए, ठीक है। ओके, यहां तक आपने नोट कर लिया। अब आगे बताते हैं। जब आप इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, सबसे चीज इंपॉर्टेंट है देखिएगा, सपोज करिए आपने क्या किया, कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन करेंगे तो आपका ऐसे आ जाएगा, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको ऑलरेडी पता है जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा दैट विल बी कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जी जो है एक कांस्टेंट है, m1 m2 जो बॉडी है जिनके बीच आप फोर्स निकाल रहे हैं उनके मास है, r जो है उनके सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स निकला। यहाँ लिखेंगे वेयर जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ओके, कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो होती है, सबसे पहले इसके यूनिट के बारे में देखेंगे। यूनिट मान लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है बच्चों, यूनिट क्या होता है। देखिए अगर हमें यूनिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं यूनिट ऑफ कैपिटल जी, यूनिट ऑफ कैपिटल जी।
यूनिट ऑफ जो कैपिटल जी होता है वो ऐसे निकाला जाता है, जी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए एफ आर स्क्वायर अपान M1 M2। ठीक है, देखिए ध्यान से, भाई ऐसे तो लिख ही सकते हो। आप कहोगे भाई कैपिटल जी निकालना सर, कैपिटल जी से ट्रांसफर कर दिया आपने, कैपिटल जी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपान M1 M2। ठीक है, यहां तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे बताते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा कि आप कहोगे सर निकालने की यूनिट सबसे तरीका है, फोर्स का यूनिट क्या होता है सबको पता है, न्यूटन होता है, कैपिटल एन से लिखते हैं, या चाहो तो आप ऐसे लिख दो न्यूटन। ठीक, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर अपान मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो जी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद लिख लेना वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। हेनरी कैवेंडिश एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने गोल्ड की दो स्मॉल, हेनरी कैवेंडिश, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने बताया था कि गोल्ड के दो स्मॉल सॉलिड बाल को लेके उन्होंने जी की जो वैल्यू निकाली, ये बेटा एक कांस्टेंट होता है 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, ये कांस्टेंट दिया रहता है। आई होप इसको आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब भी आएगा ना इस टाइप के क्वेश्चन पर आप इसको तैयार कर देंगे ज्यादा बेहतर होता है। अप्लीकेशन पॉइंट हमें आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, जिससे आप लिख सकें 6.67 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको रटी होनी चाहिए। जी जो होता है, जी का नेचर जो होता है वो किसी पे वो इंडिपेंडेंट शेप साइज डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं होता, दुनिया के हर एक जगह इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। इन द होल यूनिवर्स टेम्परेचर प्रेशर किसी से इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट होता है, इसकी वैल्यू ब्रह्मांड में हर एक, दुनिया के इस ब्रह्मांड के हर एक कोने में चले जाओ, हर जगह इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक फिक्स वैल्यू होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। टेम्परेचर प्रेशर डिस्टेंस पोजीशन लोकेशन एवरीथिंग सबसे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, दिस कॉन्सेप्ट, ये यहां तक हो गया। अब मान लीजिए जैसे आपने फार्मूला, अब आपके पास फार्मूला आ गया, आप बोलोगे सर हमारे पास जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला है कैपिटल जी M1 M2 अपान क्या, आर स्क्वायर। ध्यान रखना एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है बाय नेचर अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, इसके भी कुछ फीचर लिखेंगे, पहले आप यहां तक अच्छे से इसको नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, अब आपको जैसे इस क्वेश्चन, मान लीजिए इसको क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में पूछा नहीं जाता। ठीक है, इसको आप अच्छे से यहां तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर में जो डिस्कशन कर रहे थे हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि भाई जैसे आपने निकाला एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी M1 M2 अपान S स्क्वायर, कुछ लोग डी मान लेते हैं, एफ इक्वल्स टू कैपिटल जी M1 M2 अपान D स्क्वायर, कुछ उससे मतलब जो हमारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला पॉइंट ये है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी जो होता है एंड इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स, डज नॉट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस एंड टाइम। प्लेस और टाइम से इससे कोई लेना देना, किसी भी प्लेस में ब्रह्मांड के किसी भी कॉर्नर पे किसी भी प्लेनेट पे इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेकंड, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गुड फॉर, होल्ड्स गुड फॉर ऑल बॉडीज ऑफ एनी साइज एंड शेप इन द यूनिवर्स, हेंस इट इज नोन एज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये मतलब जैसे होता है कि मान लीजिए आपने कहा कि सर दो स्फेरिकल बॉडी है, ऐसा नहीं है, छोटे छोटे दो पार्टिकल्स है ना, और उनका अगर कुछ मास है तो उनके बीच हमेशा ये फोर्स लगता है। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप सिंपली ये बताएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। इतना पहले बच्चों अच्छे से आप नोट कर ले, ठीक, आगे आपको बताते हैं उसके बाद। ओके, यहां पे नोट कर लीजिए, नोट हो गया। अब इफ एनीवन आस्क यू कि प्लीज टेल मी व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है, इसका डेफिनेशन, द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज
between two bodies due to their masses, due to their masses. ठीक है, the force which acts between two bodies due to their masses is known as is called gravitational force. Gravitational force. ठीक है, अब यहीं पे आता है सर ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, चलो अच्छी बात है। अब ग्रेविटी बताइए क्या होगा। वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, लेकिन उसमें ध्यान रखना है कि आउट ऑफ टू बॉडीज वन बॉडी विल बी अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटी या इसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इसी ध्यान रखिएगा। इफ आउट ऑफ टू बॉडीज वन बॉडी इज अर्थ, मतलब द फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन अर्थ एंड अदर एनी अदर बॉडीज, या आप कर सकते हैं द फोर्स बाई विच अर्थ पुल्स अदर ऑब्जेक्ट, या अट्रैक्ट, पुल्स जगह आप अट्रैक्ट भी लिख सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो अट्रैक्ट अदर बॉडीज इज कॉल्ड ग्रेविटी, प्यारे बच्चों इसी ध्यान रखना, हमेशा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी क्या अलग अलग है। ग्रेविटेशनल फोर्स भाई यूनिवर्सल फोर्स है, इसमें अर्थ कोई भी बॉडी हो, दुनिया के दो बॉडी के बीच जो फोर्स लगेगा जिसमें मास पाया जाता हो तो उसके बीच लगेगा। लेकिन ग्रेविटी क्या होता है, दो बॉडी में से एक बॉडी अर्थ होनी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट इसको आप अच्छे से यहां तक नोट कर लीजिए सबसे पहले। ओके, ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे कि कैपिटल जी का जो डेफिनेशन होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो हमें पता है कि F बराबर क्या होता है, कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। पहले से इसलिए लिख दे रहा हूं, एक चीज और ध्यान रखना, जैसे तुम्हारा टाइम कम लगने क्योंकि होता वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, अगर सामने लिख के एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए लिख के पहले एक्सप्लेन कर रहा ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ में आएगा। देखिए F इक्वल टू g1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो g निकालो तो g क्रॉस मल्टीप्लाई होगा fr स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब यहाँ पे एक एजम्पशन ले लिया गया, मान लो कि m1 m2 के मास 1 किलोग्राम है और उन दोनों बॉडी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो दोनों बॉडी हैं उनके मास कितने कितने हैं 1 kg, ये भी 1 kg है, उनके डिस्टेंस का कितना है 1 मीटर। उस केस में अगर हम m1 m2 1 और 1 मीटर है तो g बराबर क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से कैपिटल जी को डिफाइन किया गया, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg ईच, दोनों के मास 1 kg होना चाहिए एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और उनके बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए दैट शुड बी 1 मीटर। मतलब आप ऐसे समझिए, अगर दो बॉडी उनके मास 1 kg हो, उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, तो उस समय जो भी फोर्स लगेगा वो किसके बराबर होगा, कैपिटल जी के, मतलब 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू होती है इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों इस पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में आता है डिफाइन द कैपिटल जी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से समझिएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई इसके क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या फायदे होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है कि इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें तो पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड प्लैनेट्स, द सोलर सिस्टम इज फॉर्म्ड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। भाई देख, सोलर सिस्टम की बात करें, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स होते हैं, सन होता है यूं इलेक्ट्रिकल, कुछ आपने देखा होगा, हमेशा आपने 8th में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, या इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या नेचुरल फिनोमेना में। अब एक चीज देखे होंगे कि जो हमारा प्लैनेट्स होता है वो क्या करता है, ऐसे चारों तरफ घूमते रहते हैं ना, तो इन सबके बीच, क्योंकि इनके बीच मास होते हैं तो इनके बीच भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। आप ये कह सकते हैं सोलर सिस्टम का जो एग्जिस्टेंस है वो भी किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, मतलब आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी की वजह से सन प्लैनेट से पूरा सिस्टम पाया जाता है। इसी ध्यान रखिएगा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेकंड है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ बाइंड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल
टू बाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब हम लोग अगर अर्थ के सरफेस पे बंधे हुए हैं, हम लोग मूवमेंट कर पाते हैं, अर्थ पे घूम पाते, चल पाते हैं, हमारा मूवमेंट हो रहा है, किसकी वजह से? अर्थ की ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या है? ग्रेविटी ही इनफैक्ट। थर्ड है, कहीं रेनफॉल, स्नोफॉल होता है, ये भी किसकी वजह से होता है? दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इसी ध्यान रखिए बेटा, ये ऐसे पॉइंट्स अभी 2-4 पॉइंट और डिस्कस करके बताते हैं आपको। दीज 3 पॉइंट्स जो है आपको बताया, ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा और भी है, तो क्या क्या है? ग्रेविटी ना होती तो क्या होता है, ये भी सोचो। और अर्थ पे लाइफ तभी पॉसिबल है इस ग्रेविटी की वजह से ही केवल। ठीक है, तो प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप यहां तक अच्छे से पहले नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन के जो पॉइंट्स हैं, उसमें सबसे मजेदार ये है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है, मून एंड ऑल आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड मून। देखो मून भी एक नेचुरल सैटेलाइट है, वो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, और जितने भी सैटेलाइट है, जो मैन मेड सैटेलाइट है, जो यहाँ के हमारे साइंटिस्ट या विदेशों के या दुनिया के साइंटिस्ट जो भेजते हैं सैटेलाइट्स, अदर कंट्री के द्वारा जो सेंड किया जाता है, वो अर्थ के चारों तरफ तभी घूम पाते हैं क्योंकि उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। मतलब आप जान लीजिए कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, आज हम बैठे टीवी फोन ये सब बातें करते हैं, ये सब किसकी वजह से होता है? उस फोर्स की वजह से होता है, जिसकी वजह से हम ये पॉसिबल कर पाते हैं कि सैटेलाइट को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट होता है, कहीं कहीं सी लेवल बढ़ जाता है, उसे हाई टाइड कहते हैं, जहां सी लेवल घट जाता है उसे लो टाइड कहते हैं। टाइड्स इन ओशंस टेक्स प्लेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड द वाटर इन ओशंस। वाटर, समुद्र के पानी और मून के बीच एक ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, जिसकी वजह से लो टाइड और हाई टाइड होता है। नेक्स्ट है, एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ एग्जिस्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। ये सबसे मजेदार बात, सोच कि अर्थ पे जितने भी प्लैनेट्स है, केवल अर्थ पे ही लाइफ क्यों पाया जाता है? क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है, जो कि एटमॉस्फेयर को अपने चारों तरफ बांधे रखता है। भाई एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, और हमारे लाइफ के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए। ऑक्सीजन नहीं हो तो जीवन पॉसिबल नहीं है। तो ये है, दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये बेटा अबाउट 6 पॉइंट्स है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लें। ठीक है, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ओके, तब तक स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।